दहशत और डर क्या होता है, आपको इस कहानी में मालूम चलेगा। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप इस वीडियो को यही बंद कर दे। डर के साए में जी रहे इस गांव के लोगों का कहना है आधी रात को सरकटा आता है और लोगों को उठा ले जाता है। गर्मी की छुट्टी था। आंचल नाम की लड़की अपने नानी के घर घूमने के लिए गांव आई थी। नानी, मेरी मम्मी बोलती है इस गांव में रात को सरकटा घुड़सवार आता है और वो लोगों को मार देता है। क्या ये सत्य है? बोलो ना नानी। हाँ बेटी, ये सत्य है। और कुछ लोग तो उसका कटी हुई मुंडी भी देखे हैं। कहा जाता है जो उसका कटा सर देख लेता है वो कहीं रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। तेरे नाना भी इसी तरह से गायब हो गए थे। आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। बात करते करते दोनों सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात के अंधेरे में आदि नाम का लड़का अपने घर के ओर जा रहा था। रात का अंधेरा, लड़खड़ाते पैर, सनसनाती रात, चिल्लाती हुई जानवरों की आवाज, कानों में घुसती हुई हवा, ये सब किसी अनहोनी के संकेत दे रहे थे। कुछ दूर जाने पर उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद आदि के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। आवाज सुनने के बाद आंचल की नींद खुल जाती है और बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। सुबह का सीन देखते हैं। मुखिया और मुखिया की पत्नी लोली आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। कल रात को मैंने फिर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। गांव के सारे लोग दहशत में जी रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? आप किसी तांत्रिक या ओझा को क्यों नहीं बुला लेते? क्या करूं? ये सब गांव के कुछ लोगों के कर्मों का फल है जो हम सबको हमेशा के लिए भोगने को पड़ रहा है। आदि के घर में मातम पसरा हुआ था। लोग शोक में डूबे हुए थे। चारों ओर तरह तरह की बातें चल रही थी। दो औरतें आपस में बात कर रही थी। देखा बहनी, आज यादी को भी सरकटा घुड़सवार उठा ले गया। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो जाएगा। अभी तक मुखिया जी कुछ कर नहीं रहे हैं। वो अकेले गांव में राज भोगेंगे क्या? हाँ बहिनी, सही कहा। सोचने वाली बात है। अभी तक मुखिया जी के घर से किसी को सरकटा क्यों नहीं उठा के ले गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चारों तरफ आदि की ही बात हो रही थी। लोग शोक में डूबे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल घड़ी से कैसे छुटकारा पाएं। कुछ देर बाद गांव में अंधेरा होने लगता है। आंचल अपने नानी के छत पर बैठी रात के उस आवाज के बारे में सोच रही थी। तभी देखती है रात में कोई औरत पानी में स्नान कर रही थी। अंधेरा होने के कारण उसका शरीर काला और डरावना दिखाई दे रहा था। कुछ देर में काफी अंधेरा हो जाता है और आंचल सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। तभी आंचल बोलती है, गांव में सरकटा
कहाँ से आया दादी? तभी आंचल की नानी आंचल को सरकटा की कहानी सुनाने लगती है। लोग कहते हैं कई साल पहले हमारे गांव के जंगल में रमेश और सुधा नाम के पति पत्नी रहते थे। सुधा बहुत खूबसूरत थी। रमेश सुधा को रानी की तरह रखता था। रमेश और सुधा एक दूसरे से काफी खुश थे। दोनों एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन रमेश कुछ काम के वजह से शहर चला जाता है। गांव के कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अलग अलग जाकर लकड़ियां काटो। इतना सुनने के बाद सभी लोग अलग अलग चले जाते हैं। विनय कुछ दूर जाता है तो सामने देखता है सुधा अकेले जंगल में अपना हाथ धो रही थी। सुधा को अकेले देखकर विनय के अंदर का हवस बाहर आ जाता है। तभी सुधा की नजर विनय पर पड़ती है और सुधा वहां से उठकर घर की ओर चली जाती है। सुधा डरती हुई आगे आगे जा रही थी और सुधा के पीछे पीछे विनय जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद सुधा पीछे मुड़कर देखती है तो विनय कहीं दिखाई नहीं देता। खुशी के मारे हल्की सांस लेती है और चली जाती है। कुछ दूर जाती है तो देखती है विनय और उसका एक साथी दोनों उसके आगे खड़े होते हैं। सुधा देखकर डर जाती है। तभी विनय बोलता है, आखिर मिल ही गई, अब हम लोगों से तुझे कौन बचाएगा? इतना कहने के बाद दोनों भेड़िए की तरह सुधा पर टूट पड़ते हैं। सुधा की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। सुधा की आवाज सुनकर रमेश भी वहीं पर आ जाता है तो देखता है सुधा दर्द से तड़प रही होती है। गांव के 4 लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली। इतना कहने के बाद सुधा दम तोड़ देती है। सुधा को अपने गोद में लिए रोता हुआ रमेश चला जाता है। कुछ दिन बाद मालूम चलता है किसी ने रमेश का सर काटकर मार डाला। वही रमेश आज गांव के सभी लोगों से अपना बदला ले रहा है। आंचल की ओर देखती है तो आंचल सो गई होती है। फिर आंचल के नानी भी सो जाती है। आधी रात होने के बाद गांव के मुखिया घर से चुपचाप बिना किसी को बताए जंगल की ओर जा रहा था। दूर से दिलीप सब देख रहा था। दिलीप भी मुखिया के पीछे पीछे जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मुखिया किसी के बस में हो। सरकटा के साथ मुखिया अग्नि के पास बैठा था और सरकटा बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, सुधा मुखिया के अंदर आ, सुधा मुखिया के अंदर आ, सुधा मुखिया के अंदर आ। पत्थर के पीछे से ये सब देखकर दिलीप एकदम आश्चर्य था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वहां से दिलीप चुपचाप चला जाता है। आगे जाने के बाद अचानक से मुखिया दिलीप के सामने आ जाता है। मुखिया को देखकर दिलीप सहम जाता है। दिलीप, तू इतनी रात को
यहाँ क्या कर रहा है? मुखिया की बात सुनकर दिलीप चौंक जाता है और बहाना मारते हुए बोलता है, वो मेरी बकरी खूंटा तोड़कर जंगल की ओर भाग गई है, उसी को खोज रहा था। इतना कहने के बाद दिलीप वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद दिलीप अपने पत्नी से सारी बातें बता देता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, मेरी अम्मी बोलती है हमारे गांव के जंगल में ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच एक त्रिकालदर्शी साधु बाबा रहते हैं। वो हमारे गांव की मदद कर सकते हैं। सारी समस्या बिना बताए ही उनको मालूम चल जाता है। वो बहुत शक्तिशाली हैं और दयालु भी।